टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं 14.1 न्यूमेरिकल से। कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जी तो बेटे ये मैंने गिवन डाटा निकाल लिया पहले न्यूमेरिकल का। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर के अंदर है ना, उसको मैंने v से मेंशन किया है और उसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल में गिवन थी मैंने एज सच पुट कर दी। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ना, उसको हम c से मेंशन करते हैं। और बच्चे उसकी वैल्यू ये फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, आपको ज़ुबानी याद करनी है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू होती है। एंड फाइनली जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो निकालना है, जिसको बेटे आप n कहते हो। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ कि n का फार्मूला क्या होता है। जी तो बच्चे जब पेज 67 पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा n का फार्मूला विच इज़ c/v। ओके, सो इस n को कैसे निकालेंगे, n = c/v से निकलेगा। अब जो c की वैल्यू है वो ये मौजूद है आपके पास 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो v है वो यहाँ पे वैल्यू देखें 2.25 × 10 की पावर 8। अब देखें सिंपल सी कटिंग हो रही है, 10 की पावर 8 को 10 की पावर 8 से काट दें। अब पीछे जो बचा है वो है 3/2.25। अब कैलकुलेटर पे डिवीजन करते हैं। जी तो आप ऊपर 3 रखेंगे पहले, फिर डिवाइड करेंगे 2.25 के साथ, तो बच्चे जवाब आ रहा है 1.33 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर मेरे पास जवाब आ गया 1.33। ठीक है, और ये n की वैल्यू आ गई। अब बच्चे इसका यूनिट कोई नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक रेशो होती है। ऊपर c स्पीड है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, और नीचे v है वाटर के अंदर। तो दोनों स्पीड के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आने वाला। जी तो बेटा 14.2 न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है अ लाइट रे इन एयर। एयर के अंदर उसकी n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला n1 और वैल्यू है 1.0। स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को n2 बोला और वैल्यू है 1.5। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एंड फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने मालूम करना है। जी तो बच्चे ये सारा गिवन डाटा है। n1 बुक में लिखा हुआ है 1.0 है, n2 1.5 है, i यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, r यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। अब मैं आपको बुक पे फार्मूले पे लेके जाता हूँ। जी तो बच्चे जब हमने पेज 70 के ऊपर ये पढ़ा था ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसकी डेरिवेशन हमने इसी फार्मूले से शुरू की थी। गौर से देख लें, n1 × sin i = n2 × sin r। मैं सेम कॉपी करने लगा हूँ। जी तो बच्चे देखें, n1 × sin i, ठीक है, = n2 × sin r, साइन ऑफ r। अब मुझे ना ये r रिफ्रैक्शन चाहिए, यानी अकेला नहीं है, यहाँ पर उसका साइन भी है, तो मुझे ये सेपरेट करना है। लिहाजा ये जो साथ n2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मैं इधर ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ। तो बच्चे ये बन जाएगा n1 × sin i डिवाइडेड बाय n2 आ जाएगा, और इधर बच जाएगा sin r। ठीक है, नाउ मैं ज़रा कैलकुलेशन करता हूँ वैल्यूज़ पुट करके। सो सबसे पहले n1 है, n1 1.0 है यानी 1 है, इनटू साइन i, साइन लिख के i एंगल कितना यहाँ पर देखें 30 डिग्री, तो आपने साइन ऑफ 30 ले लेना है, डिवाइडेड बाय n2 है जो कि यहाँ पे 1.5 है। सो 1.5 n2 की वैल्यू = साइन ऑफ r, ये इसके बराबर आएगा। जी तो बच्चे आप देखें, ये 1 जो है ये वाला, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो ये 1 इग्नोर कर दें। आप कैलकुलेटर पे साइन 30 लें तो जवाब आएगा 0.5, और डिवाइड में 1.5 है। अब आप ऐसा करें 0.5 को 1.5 से डिवाइड करें। सो देखें 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, सो ये है 0.33, सो ऑन चलता जाएगा। तो लिख लेते हैं कि 0.33 ऐसे चलता जाएगा, और ये आ रहा है साइन r।
लेकिन बच्चे मुझे साइन आर नहीं, मुझे सिर्फ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। सो ये जो साइन है, जब मैं ये दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये रूल है कि ये उधर जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सो ये साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो गया और वैल्यू कितनी है 0.33 एंड 3 सो ऑन, और ये बन जाएगा आर। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर साइन इन्वर्स 0.33 लेना है, क्योंकि मेरे इस कैलकुलेटर पे ये साइन वगैरह नहीं है जी। तो बच्चे साइन इन्वर्स ले लें। अब देखिए, जिस बच्चे को नहीं ना पता साइन इन्वर्स कैसे लेते हैं, आपके कैलकुलेटर के बिल्कुल टॉप और लेफ़्ट के ऊपर एक बटन होगा जिसका नाम है शिफ्ट का बटन, ठीक है। आपने पहले वो शिफ्ट दबा के साइन दबा देना है, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा। एंड देन वैल्यू पुट करें 0.333, तो आप साइन इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि आनी चाहिए 19.47, ठीक है। और इतनी ही आएगी अगर आपने सही प्रोसीजर से निकाला होगा। सो ये आर है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 19.47 डिग्री आर है, ठीक है। अब ये जो 7 है ये इस 4 को राउंड ऑफ कर देगा, 5 बना देगा, तो ये बन जाएगा 19.5 डिग्री, और ये आंसर है जी। तो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल को समझते हैं। कहता है अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास। लाइट में एयर में लाइट जा रही है और वो ग्लास को हिट करती है एट एन एंगल, इंसिडेंस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लें 40 डिग्री, ओके। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास, तो आपने आर निकालना है जी। तो बच्चे देखें, गिवन डाटा निकालें। आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो 40 डिग्री एंगल है, और आपने क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये एक वैल्यू दे दी, एक पूछ ली, लेकिन कुछ वैल्यू आपको ज़ुबानी याद करनी है। वो ये कि जो लाइट है ना, वो एयर से जा रही है और वो ग्लास के स्लैब के अंदर या ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद करनी है 1.0 होती है, और जो ग्लास की वैल्यू होती है वो 1.5 ली जाती है, ठीक है। अब मुझे पता है ये ज़ुबानी याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो इजी है, लेकिन जब आप लंबे अरसे तक याद रखते हैं तो वैल्यूज़ भूल जाती हैं, तो बेटे बार बार करने से हो जाएगा। अब जो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने फार्मूला देखा था ना कि N1 साइन आई, ठीक है, इक्वल टू N2 साइन आर, इसी फार्मूले से ऊपर वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और इसी से अब वाला सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चे आपको आर निकालना है ना, तो आर ये पड़ा है लेकिन इसके साथ साइन भी है, तो हम पहले साइन आर निकालेंगे। उसके लिए जो N2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ यानी इस साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे हम। सो ये बन जाएगा N1, ठीक है, साथ में साइन आई है, और N2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे क्या बन जाएगा, बच जाएगा साइन आर। अब वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले N1 की जो वैल्यू है वो 1.0 यानी 1 है, ठीक है। उसके बाद है साइन आई एंगल, इंसिडेंस एंगल कितना है 40, सो इस बार साइन 40 लेना है, डिवाइडेड बाय N2 है। N2 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 1.5 है, इक्वल टू साइन आर, तो ये आ रहा है साइन आर, ओके। नाउ प्लीज़ फोकस बच्चे, ये 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइन 40 ले लें, जिसका जवाब साइन 40 का जवाब आता है 0.6427, इतना ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 1.5 से, और ये आपके पास साइन आर आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, 0.642 एंड 7 डिवाइडेड बाय 1.5, तो बच्चे ये क्या आंसर निकला 0.428, तो लिखते हैं जी। तो 0.4284 लिख लिया, ये साइन आर है। आपको न्यूमेरिकल में देखें तो सिर्फ आर निकालना है ना, सो आर निकालने के लिए ये जो साइन है ना, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। सो बच्चे आर इस साइड पे बच जाएगा, साइन इधर आके हो जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक है। और ये वैल्यू यानी 0.4284 ये मौजूद है। अब आप साइन इन्वर्स लें इस वैल्यू का जी। तो बच्चे जब मैं इसका साइन इन्वर्स करता हूँ ना, तो जवाब आ रहा है 25.37 डिग्री। ये है आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारी बुक ने आर की वैल्यू 25 डिग्री ली है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, कोई इसमें मसला नहीं है।
जी तो बेटे चौथा न्यूमेरिकल देखें, कहता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अननोन लिक्विड। लाइट एयर में से गुजर के किसी अननोन लिक्विड में जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज़ 45 डिग्री। तो एयर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लिक्विड इज़ 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस लिक्विड में 30 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ओके बच्चे, गिवन डाटा में आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री। आपने जो क्या निकालना है, एन निकालना है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये मालूम करना है। जी तो बेटे पेज 66 पे जाएंगे। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करने जा रहे हैं। जी तो हम फार्मूला एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर ये यूज़ करने लगे। ठीक है, नाउ बच्चे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले साइन और आई कितना एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, और आर कितना एंगल है 30 डिग्री। सो अब आप साइन 45 लेंगे और फिर साइन 30 लेंगे। जी तो साइन 45 का जवाब आता है 0.707 डिवाइड साइन 30 करता हूँ मैं, तो बेटा इसका जवाब आ रहा है 0.5। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। ओके, सो मैं 0.707 को डिवाइड करता हूँ 0.5 के साथ, तो जवाब आता है 1.414। ओके, सो मैंने n की वैल्यू लिख ली 1.41 और बच्चे ये हमारा आंसर है। देखें इसके साथ यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n का कोई यूनिट नहीं होता। ओके बच्चे, मूव टू द न्यूमेरिकल 5। कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू अ लिक्विड। लाइट एक एयर से लिक्विड में मूव कर रही। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दी गई है, लिख ले, मैं गिवन डाटा में भी लिख दूंगा 50 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इनसाइड द लिक्विड वो है 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 32 डिग्री सॉरी। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है ना एयर के अंदर वो है 340 मीटर पर सेकेंड, और जो सेम लिक्विड के अंदर जो स्पीड है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, दो चीज़ें। ए में आपने बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लिक्विड का, और बी में आपने बताना है स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस लिक्विड के अंदर। ओके बच्चे, अब इस न्यूमेरिकल में आपको जो चीज़ ख्याल रखनी है ना वो ये है कि ये जो लिखा है ना स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम लिक्विड इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। ये लाइन में दो वैल्यूज़ है स्पीड ऑफ साउंड की, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें साउंड के साथ ताल्लुक़ ही नहीं, ना ये चैप्टर साउंड का है ना ये न्यूमेरिकल साउंड का है। तो हमें बेसिकली लाइट के साथ ताल्लुक़ है, तो हम लाइट की चीज़ें जो है ना वो निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखना है 50 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने कितना लिखना है 32 डिग्री। सो देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला ये जो स्पीड ऑफ साउंड की लाइन है इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वैल्यूज़ नहीं लिखने बैठ जाना, कोई फ़ायदा नहीं। आपने जो दो चीज़ें निकालनी है, ए बच्चे आपने क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ गिवन डाटा के अंदर जो ए मुझे फाइंड करना है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन मुझे मालूम करना है। ठीक, वापस जाता हूँ और बी चीज़ देखता हूँ। बच्चे मुझे बी चीज़ निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट, यस, इन द लिक्विड। तो देखें स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड यानी उसको वी कहते हैं। ठीक है, ये बी चीज़ है, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड यानी वी, ये मुझे निकालना है। ओके, सो ए चीज़ और बी चीज़ ये दो मुझे मालूम करनी। लेकिन बच्चे एक चीज़ जो आपको ज़ुबानी याद करनी है वो है सी की वैल्यू, जो पहले भी यूज़ हुई है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ज़ुबानी याद करनी है। नाउ प्लीज़ फोकस, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो वी है ना ये स्पीड है लाइट की, साउंड की भी गिवन है सवाल में, ज़रूरत नहीं है। सो स्पीड ऑफ लाइट है किस में, इन मीडियम या इन लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर है। जबकि ये जो मैंने वैल्यू ज़ुबानी याद की हुई है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है किस में, वैक्यूम के अंदर। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की ये वैल्यू मुझे ज़ुबानी याद करनी है। जी तो बच्चे सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि एन बराबर होता है साइन ऑफ आई
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन ऑफ आई की वैल्यू ऊपर कितनी है देखें 50 डिग्री। सो साइन ऑफ 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। सो साइन ऑफ आर कितना है 32 डिग्री। सो अब मैं साइन लेता हूँ इन दोनों वैल्यूज़ का। जी तो बच्चे साइन 50 का जवाब आ रहा है मेरे पास 0.766 डिवाइड बाय साइन 32 कर लेते हैं और इसका आंसर आ रहा है 0.5299। ठीक है, ये n की वैल्यू निकल रही। अब इन दोनों को ज़रा डिवाइड करता हूँ। ओके, सो ऊपर है 0.766 डिवाइडेड बाय 0.5299। ठीक है, और ये जवाब आ रहा है 1.44 एंड 555, यानी ये वैल्यू आ रही है n की वैल्यू है बेसिकली 1.44 एंड 555। तो हमारी बुक ने लिखा हुआ है 1.45, 44 की बजाय 45 लिख दिया। सो इतना चलता है 1.45 आपके पास क्या आ गया n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। जी तो बच्चे अब मैंने लिख दिया है सॉल्विंग b, यानी मैं b पोर्शन को हल करने लगा हूँ और उसमें आपको निकालनी है v यानी स्पीड ऑफ लाइट उस लिक्विड के अंदर। जी तो बेटा फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हुआ है, n इक्वल होता है c ओवर v के। और अगर मैं v को निकालना चाहता हूँ ना तो मैं v को इस n की जगह ले जाता हूँ और इस n को बचे v की जगह ले जाता हूँ। तो ये v इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा c ओवर n। अब c की वैल्यू मैंने बोला था ज़ुबानी याद करने वाली है, जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ठीक है, 3 × 10 की पावर 8। सो c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है 1.45। सो 1 पॉइंट बचे 4 एंड 5। सो आपने क्या करना है, देखें ये जो 10 की पावर 8 है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, 10 की पावर 8 वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। आपने अब डिवाइड कर देना है 3 को 1.45 के साथ। जी तो डिवीजन करते हैं, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 1.4 एंड 5 इक्वल दबाता हूँ ना तो 2.068 आ रहा है। जी तो बच्चे ये आ रहा है 2.068। ठीक है, सो ये v की वैल्यू निकल रही है। अब देखिए बुक ने यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है ना उसने लिखा है 2.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो वो तो रहेगा, लेकिन मैं बताता हूँ ना, देखिए अगर इस 8 की वजह से इस 6 को राउंड ऑफ करके 7 बना दिया जाए तो हमारा आंसर आया 2.07 और साथ में 10 की पावर 8 है, तो ये बिल्कुल करीब करीब यानी परफेक्ट होता है। इतने की यकीन करें, कुछ गलती नहीं होती। 2.07 2.08 परफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है v स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आ गई मीटर पर सेकंड में। और बच्चे ये आपका b पोर्शन भी हल हो गया। जी तो बेटा न्यूमेरिकल 6 पे मूव करते हैं। कहता है लाइट ट्रैवल कर रही है इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक, एक ग्लास के अंदर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n कितना है 1.6 है। इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, वो टकराती है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपने क्रिटिकल एंगल यानी c निकालना है। ओके जी, तो सबसे पहले आपके पास n की वैल्यू 1.6 गिवन है और आपको c यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। जी तो बेटा मैं पेज 71 पे जब आता हूँ ना तो मुझे ये एक रिलेशन मिलता है n इक्वल टू 1 ओवर साइन c। ओके, सो रिलेशन क्या है, n इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ c। अब आप देखते हैं कि मुझे ये c ही निकालना है, सो ज़रा चेंजिंग कर लेते हैं। देखिए बच्चे मैं ये जो साइन c है इसको उठा के इस n की जगह ले आता हूँ और n को इसकी जगह ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन c इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 ओवर n बच गया मेरे पास। नाउ प्लीज़ फोकस, मुझे c निकालना है और c के साथ ये जो साइन है मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा ना तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। सो इस साइड में बच जाएगा c और साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे है 1 ओवर n। ऑलराइट जी, तो बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं c की। दिस इज़ साइन इन्वर्स और 1 ओवर n की वैल्यू है यहाँ पर 1.6। सो 1 ओवर 1.6 हमने पुट कर दी। अब मैं कैलकुलेटर पे 1 ओवर 1.6 लेता हूँ। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 दिस इज़ इक्वल टू 0.625। जी बेटे साइन इनवर्स इस वैल्यू का लें आप कैलकुलेटर पे। सो आंसर आता है 38.68 डिग्री। ठीक है,
और ये क्या निकल रहा है, सी यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है। जी बच्चे, मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 7। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो पड़ा हुआ है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो हम ये डेटा साथ साथ लिखते जाते हैं। पहली बात आप ये लिखें कि आपके पास ना कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अगली बात, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ना हम इस P से मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। और P क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कितनी वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर वैल्यू है। यूँ कह लें 15.0 की बात हुई ना। फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, एक वर्चुअल इमेज बन रही है 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो मिरर से कितने डिस्टेंस, कितने फासले पर, 7.5 सेंटीमीटर। और बच्चे ये इमेज है, इमेज का फासला होता है Q। यस, इमेज का फासला क्या होता है, Q, और वो है 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पर ना सबसे मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, चूँकि क्लियरली मेंशन है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल, यानी असल इमेज नहीं है। सो आप इमेज के इस डिस्टेंस के साथ ना नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि अगर इमेज होती ना रियल इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस होता है पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के केस में नेगेटिव साइन आना ही आना है। ओके, सो आपको बोला गया व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, एंड फोकल लेंथ क्या होता है, f, वो हमें मालूम करनी है। ओके बेटा, पेज 76 पे आपने आ जाना है और ये वाला फार्मूला नोट कर लें, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, सो फार्मूला है जी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, नाउ वैल्यूज़ पुट करते हैं एंड कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले है 1/p, और p की वैल्यू आप देखते हो 15 है। ठीक है, देखिए हम सेंटीमीटर में ही इन तरह के न्यूमेरिकल्स को यूज़ करते हैं, इनमें वैल्यूज़, और जवाब भी सेंटीमीटर में आएगा। सो 1/15 है प्लस 1/q की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर देख सकते हो माइनस का 7.5 है। सो माइनस का 7.5 है, माइनस वाली गलती करनी है आप लोगों ने, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चे, ये माइनस जो है ना, ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होके आपको पता है प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। सो ये है 1/15। ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर है 1/7.5। अब आप कैलकुलेटर कीजिएगा, पहले 1/15 कर लें। ओके, सो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं ना, तो जवाब आता है 0.0 आगे 666। ओके, सो 1/15 का जवाब मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन है, और फिर है 1/7.5। तो करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7.5, तो बच्चे ये आंसर आ रहा है 0.1333। जी, ये दोनों आंसर मैंने लिख लिए। अब याद रखिएगा, ये आपके पास ना 1/, फोकल लेंथ आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बोल देनी। ओके, 1/, फोकल लेंथ, तो 1/f आ रही है। तो मुझे फाइनली जब निकालनी होगी तो f निकालनी है, ये भी ज़हन में रखना है। अब 1/f का जवाब क्या निकलेगा, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देता हूँ। जी, तो बेटा पहली वैल्यू है 0.066 एंड 6, देन माइनस, और फिर है 0.133 एंड 3, इक्वल दबाते हैं ना, तो ये आंसर आता है माइनस का 0.066 एंड 7। जी, तो बच्चे अगेन वही बात, ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये 1/, फोकल लेंथ का जवाब है और मुझे चाहिए फोकल लेंथ। सो हम क्या करते हैं, देखिएगा बेटा, इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं, क्योंकि कुछ भी वैल्यू लिखी होती है ना, लेट्स सपोज x लिखा है, उसके नीचे 1 लिखा ही होता है। तो अब मुझे इसको उल्टा देना है, फोकल लेंथ को ऊपर और 1 को नीचे। 1 को नीचे लिखते नहीं हैं तो फोकल लेंथ बच जाएगी, और फिर मुझे इस साइड पे भी ये करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएँ, तो ये बन जाएगा माइनस, साइन नहीं भूलना, ये माइनस का साइन, 1 ऊपर जाएगा और बटे के नीचे है 0.066 एंड 7। तो अब आप इन दोनों को ज़रा डिवाइड करें। ओके बेटा, कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.066 एंड 7, तो आंसर आ रहा है 14.99। तो बच्चे 14.99 कितना होता है, 15 ही होता है ना ऑलमोस्ट। सो ये माइनस का साइन और ये बन जाएगा 15। ठीक है, अब फोकल लेंथ का यूनिट क्या होगा, देखिए हमने ये जो वैल्यूज़ यूज़ की ना, ये सेंटीमीटर में की थी,
तो फोकल लेंथ भी माइनस का 15 सेंटीमीटर इसका जवाब आएगा। ओके जी, तो बेटा मूव टू द सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 14.8 कहता है सॉरी कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर टॉल है। तो बच्चे ये जो टॉलनेस होती है ना, ये होती है हाइट, यानी टॉल होना, लंबा होना, ये हाइट होती है ना। तो ऑब्जेक्ट की टॉलनेस या हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं हाइट h ऑब्जेक्ट की o कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जी आगे, अब इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लोकेटेड है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है p और वैल्यू कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट लिखा है ये एक कॉनकेव मिरर है। सो हम लिख लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ऊपर लिख लेते हैं दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, सो ये कॉनकेव मिरर है। नाउ आगे मूव करते हैं। अब ना इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर। सो हम लिख लेते हैं कि फोकल लेंथ यानी f की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। ओके बेटा, पेज 68 पे जाओ और यहाँ पे ना आपको कॉनकेव मिरर मिलेगा। इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है। तो अब देखिए मैंने ना वैल्यू ली पॉजिटिव है, यानी वो तो ऑलरेडी हमारे न्यूमेरिकल में पॉजिटिव 16 था, लेकिन अगर कन्वेक्स होता और वैल्यू फिर भी 16 होती तो मैं खुद से यहाँ पर माइनस लगा देता। यस, लेकिन चूंकि अब कनकेव है तो अब वो लगाना नहीं है। ओके बेटा, अब हमसे ना दो चीज़ें पूछी गई हैं। ए चीज़ है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज की लोकेशन बतानी है, जिसको हम क्यू कहते हैं। यानी क्यू क्या होती है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज की लोकेशन। तो क्यू बताना है, ये हमारा ए पोर्शन है इस सवाल का। और आगे ज़रा देखें, बी पोर्शन भी है और वो क्या है? हाउ हाई इज़ इट, यानी इमेज की हाइट क्या है। सो हाइट यानी एच, आई यानी इमेज, तो ये भी मुझे बतानी है और ये हमारे सवाल का बी वाला पोर्शन है। ओके बेटा, सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए वाले पोर्शन, यानी इसको क्यू मालूम करने। इसलिए पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया ना, फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब मुझे ये q निकालना है ना यहाँ पर, सो मैं q वाली चीज़ को सेपरेट करूँगा, यानी इस 1/q को मैं इधर ही रख लेता हूँ ना। तो ये जो 1/p है ये इस साइड पर पॉजिटिव है प्लस में, इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। सो ये रहा 1/f, 1/p इधर आके माइनस का 1/p हो जाएगा और इस साइड पे है 1/q, क्योंकि मुझे q ही निकालना है, ठीक है। सो अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। जी तो बेटा सबसे पहले 1/f की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 16। सो f की वैल्यू 16 है, माइनस 1/p की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो वो है 10.5। सो बेटे 10.5 वैल्यू है, इक्वल टू ये 1/q निकलेगा और बाद में मैं इसको उलट करके q निकाल सकता हूँ। ओके बच्चे, सो 1/16 लेते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय ये है 16 और ये आंसर आ रहा है 0.0625। सो लिख लेता हूँ 0.0625, ये 1/16 का आंसर है। तो ब्रैकेट लगा देते हैं साथ। फिर ये वाला माइनस है तो ये माइनस लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर 1/10.5 करते हैं। जी तो मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10.5 और ये कितना आ रहा है? 0.095। तो मैं लिख लेता हूँ 0.095। और बच्चे ये 1/10.5 का आंसर आया ना। इक्वल के इस तरफ है 1/q, सो इक्वल के इस तरफ मैं लिख लेता हूँ 1/q। अब मैं 1/q करने के लिए ना इस वैल्यू को माइनस करता हूँ इस वैल्यू के साथ। जी तो सबसे पहले है 0.0625, ये पहली वैल्यू, देन माइनस ये दूसरी वैल्यू देखें 0.095। आंसर है माइनस का 0.0325। जी तो बेटा ये 1/q का आंसर आ रहा है। वही बात कि मुझे ना q चाहिए, 1/q नहीं चाहिए। सो उस मकसद के लिए मैं इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा। सो ये q ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखते नहीं। इसी तरह से फिर मुझे इस साइड को भी उल्टाना पड़ेगा और इसके नीचे 1 है, उल्टाएंगे तो ये भी बेटा ये माइनस नहीं भूलना आपने, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.0325। अब मैं इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर लूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको कैंसिल करके हम डिवाइड करते हैं। कैसे?
ऊपर 1 है, डिवाइडेड बाय है 0.032 एंड 5, तो बच्चे ये आ रहा है 30.76। ओके, सो मैं लिख लेता हूँ माइनस का 30.76, ठीक है। और ये Q की वैल्यू निकल रही है, ये सेंटीमीटर बनेगा क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी, तो ये Q की वैल्यू आ गई। ओके बेटे, मुझे ना अब B पोर्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो B पोर्शन है ना, उसमें हाइट ऑफ इमेज है, लेकिन याद रखिएगा पूरे चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया कहीं भी ये वाला फार्मूला नहीं था। लेकिन बेटे अब चूँकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक चीज़ याद कर लें इस फार्मूले को। देखिए, अगर आप ये रिलेशन बनाते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड कर दें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, तो फिर ये बराबर होगा, ऊपर है हाइट ऑफ इमेज तो ऊपर लिखें Q यानी इमेज का डिस्टेंस। तो अगर ये मैं रिलेशन बना रहा हूँ, देखें, अगर मैंने ऊपर हाइट ली है ना इमेज की, तो मुझे इस साइड पर ऊपर Q लेना है, और आपको पता है Q होता है इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, मैंने देखे नीचे क्या लिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया है, तो मैं इस साइड पर P लूँगा, और P क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। नाउ बच्चे वैल्यूज़ पुट करने की बारी है, लेकिन उससे पहले आपने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो वो अलग कर लें। ये हाइट ऑफ इमेज है, डिवाइड में ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, इस साइड पर है Q ओवर P, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैल्यूज़ यूज़ कर लें, पुट कर लें, ये है रहा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ऊपर है Q, बेटा Q की वैल्यू यहाँ पर निकली है माइनस का 30.76। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये बस आपको ये बता रहा है कि ये जो Q इमेज बनी है ना, ये वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। जबकि नेगेटिव साइन वैल्यू के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, सिर्फ ये बताती है कि वर्चुअल इमेज है। और चूँकि आपने हाइट निकालनी है ना, तो हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, किसी भी चीज़ की हाइट पॉजिटिव ही होती है। सो बहरहाल आपने नेगेटिव के बगैर सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू को यूज़ करना है, Q की वैल्यू दैट इज़ 30.76, ओके, डिवाइडेड बाय है P की वैल्यू। और बेटे P की वैल्यू ऊपर दी गई थी, यहाँ पर ये देखें 10.5 है, ठीक है। सो 10.5 वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मल्टीप्लाई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना कि ये 36 है, ये मुझसे लिखने में तेज़ी से हो गया था, ये 30 है, पीछे देख भी सकते हो न्यूमेरिकल में। सो ये है 30, ठीक है। अब मुझे इन चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो हाइट ऑफ इमेज निकल आएगी, पहले मैं इस दोनों, इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सो कैंसिल करके पहले है 30.76, सो बेटे 30.76, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं इस 30 के साथ। सो ये रहा 30, आंसर आ रहा है ये वैल्यू, और इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10.5 के साथ। सो डिवाइडेड बाय 10.5, और आंसर आ रहा है 87.88। तो बच्चे हमारी बुक में आंसर है 87.3, बट अगेन वही बात, 87 से मैच कर गया, कोई इंशाल्लाह गलत नहीं करेगा। सो ये हाइट ऑफ इमेज आई है, और आपको पता है हाइट सेंटीमीटर में ही अगेन हम काउंट करेंगे। ओके बेटा, लास्ट न्यूमेरिकल है 14.9, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। तो बेटे ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो आपको पता है ना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को P कहते हैं, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर है। आगे देखें, टू द लेफ़्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो बच्चे हम साथ में लिख लेते हैं, इस बार हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कॉनकेव लेंस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस है हमारे पास जी। नेक्स्ट देखें, कहता है विद आ फोकल लेंथ नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। तो अच्छी बात है, उसने नेगेटिव खुद से दिया हुआ है, वरना हम कॉनकेव की वजह से खुद से पुट करते। बहरहाल अब आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू है। सो माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गई, F यानी फोकल लेंथ जी। तो कहता है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस यानी Q निकालना है, ये मालूम करना है। और अगली बात, आपको डिस्क्राइब करना है इमेज को, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे इमेज को डिस्क्राइब भी करना है, इमेज को डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। ये भी मुझे मालूम करना है या डिस्क्राइब खुद से करना है। ओके बच्चे, फार्मूला वही जो चलता आ रहा है, 1 ओवर फोकल लेंथ इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। नाउ मुझे ना यहाँ पर Q निकालना है। सो मैं ये 1 ओवर Q निकालना चाहता हूँ, मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है।
और ये जो 1/p इधर प्लस का है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 1/f इधर पहले से मौजूद है, 1/p नेगेटिव हो जाएगा इस साइड पर आकर, और ये 1/q इस साइड पर रह जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करने की बारी है ना। सो 1/q का जवाब निकलेगा और वो कितना है, 1/f है सबसे पहले। सो 1/f की वैल्यू है माइनस का 15, ठीक है, ये 1/f है। उसके बाद है दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, और 1/p है उसके बाद, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ 1/p। सो 1/p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 है, ठीक है, तो 30 लिखते हैं। नाउ बच्चे आपको पता है ना कि ये जो माइनस होता है ये हम नीचे नहीं लिखते, इसको ऊपर ले जाते हैं। सो ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 1/15 एंड देन माइनस का 1/30, ठीक है, ये 1/q निकल रहा है। ओके बच्चे, यहाँ पर ना मैं डिवाइड करने की बजाय एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। सो देखिए 15 और 30 एक ही टेबल पे आ रहे हैं ना, तो 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। नाउ 15 2 टाइम होता है 30, नीचे जो एलसीएम है ना वो 30 है। सो इस 2 को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेते वक्त, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, और साथ में ये जो माइनस है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब फार्मूले वाला दरमियान वाला माइनस भी यहाँ रहेगा। अब 30 1 टाइम 30 होता है ना, तो ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 को, सो 1 × 1 1 रहेगा। सो बच्चे ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3, और बटे के नीचे है 30, ये आ रहा है 1/q का आंसर। नाउ प्लीज़ फोकस बेटे, 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 10 ज़ा 30 होता है। सो ये बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव रहेगा और 1/10 आ जाएगा। नाउ ये 1/q निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे 1/q नहीं चाहिए, मुझे ये वाला q चाहिए, तो मैं इसको उल्टा दूंगा, q ऊपर ले जाऊंगा, 1 नीचे ले आऊँगा। इस तरह मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, 10 ऊपर आ जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा। सो ऊपर q जाएगा, नीचे 1 लिखे ही ना, लिखते ही नहीं है, सो q। इस तरह जब 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 है, साथ में बेटा नेगेटिव भी है, सही है, और ये q की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हमारी बुक ने q की वैल्यू ना गलत निकाली हुई है, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकाला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, इसको काइंडली करेक्ट कर लेना। नाउ बेटा देखें, मुझे ना इमेज को डिस्क्राइब भी करना है, जो कि यकीन करें बड़ा आसान है। देखिए q इमेज का डिस्टेंस होता है ना, अब अगर ये नेगेटिव आ रहा हो तो इमेज होती है वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि q नेगेटिव आ रहा है। बस ये है कि नेगेटिव आना है, 30 नहीं आना, 10 आना है, ओके। नाउ जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो अपराइट होती है। अपराइट का मतलब होता है सीधी, यानी अगर किसी बंदे की इमेज है ना तो उसका सर ऊपर है, तो अपराइट इमेज से मुराद है कि उसका सर ऊपर ही रहेगा, सीधी इमेज है। जबकि उल्टी इमेज से मुराद होती है कि उसका सर ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी बनती है, अपराइट बनती है, एंड फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है वो उसी साइड पे बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर यहाँ पर कनकेव लेंस ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो उसी साइड पर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसी साइड पे इमेज बनेगी, दूसरी साइड पे वो नहीं बनती।